ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बना है। देखिए, मिथुन राशि के अंतर्गत कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है अप्रैल में। देखिए, सबसे पहले समझे बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और इन दिनों कभी अस्त, कभी उदय, कभी मार्गी, कभी वक्री स्थिति इनकी चली रही है और बहुत शीर्ण राशि में चल रहे हैं। 12वें भाव में दशम 12वीं मतलब राशि जो मीन राशि में चल रहे हैं, शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं। वक्री मार्गी स्थिति उनकी लगातार विराजमान रहेगी और ऐसे में बुध की जगह अस्त हो जाए, वक्री हो जाए और कमज़ोर अवस्था में हो जाए तो मैनेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, दुविधा में आ जाता है, हाँ ना की स्थिति ऐसे हो जाती है। मैंने ऐसे देखे हैं लोग कि बड़े विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं, डिसीजन लेने की शक्ति नहीं होती और वो स्थिति आप शायद देखने की स्थिति में आ सकते हैं इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो चल रही है। ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध को कैसे शक्ति देनी है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह जो आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में चल रहे हैं, शनि महाराज स्वग्रही होकर वहां विराजमान है और वो विशेष तौर पर मंगल के साथ युति कर कर इतनी अशुभ योग बना रखा था, दुविधा की स्थिति देखी थी, कभी उठा कभी पटक, ऐसी स्थिति मंगल के साथ बन रही थी। मंगल शनि के जो शुभ करने के योग हैं उसको भी कमजोर कर रखा था मंगल ने, अब वो भी बदलने जा रही है। पिछले 40 दिनों से जो ग्रह योग चल रहे थे वो बदलने की स्थिति में है। तो अप्रैल का महीना का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, कई प्रकार के लाभ देने वाला है, कई प्रकार की समझ को डेवलप करने वाला है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कब कौन सा रास्ता आपको अपनाना है, हवाएं किस तरफ बहेंगी और आप किस तरफ से चलकर उन हवाओं का लाभ ले सकते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं कि जो परिस्थितियों का लाभ ले लें, लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि परिस्थितियाँ किस करवट बैठ रही हैं, कैसे चल रही हैं, कौन सी परिस्थिति कब बदलने वाली है। ज्योतिष विज्ञान वही दिखाता है ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ कि स्थितियाँ आपके आने वाले समय में किस प्रकार की बनेंगी और कैसे हम उनका लाभ ले सकते हैं। और जिन्होंने लाभ लिया उनके बारे में न्यारे हुए और कई लोग ऐसे हैं जो विचित्र विडंबनाओं में फंसे रहते हैं, सुनकर भी अज्ञानता प्राप्त हो जाती है। तो यानी धर्मयुक्त तो बने लेकिन कोशिश ये करें इन रहस्यों को समझें, उसके लिए आवश्यकता रहेगी गुरु के सानिध्य की। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात ग्रहों की स्थिति है। 21 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। 21 अप्रैल का दिन त्रयोदशी का दिन है, रविवार का अवसर है। कन्या राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है और आपकी राशि के अनुसार से अच्छा योग बन रहा है, सुख का उदय करने वाला योग बन रहा है। और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप देखें, सूर्य आपके बहुत विशेष तौर पर लाभ की स्थिति में है, लाभ वाले स्थान में विराजमान है, उच्च के होकर विराजमान है बृहस्पति के साथ। इससे सुंदर योग बन नहीं सकता। जी हाँ, इससे सुंदर योग नहीं बन सकता। वर्ष में केवल 1 महीने के लिए ही सूर्य उच्च के होकर आपके लाभ वाले स्थान में बैठते हैं और ऐसे में रवि विशेष तौर पर मान के चलें बहुत सुंदर योग बना हुआ है। ये शायद लोग आपको अवगत कराने का प्रयास नहीं करते हैं, ज्ञान ही नहीं होता है। आज की सारी में ज्योतिष तो लोगों ने ऐसे शुरू कर दिया है कि दुकानदारी खोल दी है, नग बेच दो, ये कर दो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अध्यात्म के साथ जोड़ते नहीं। ज्योतिष अध्यात्म का विषय है, वेद का विषय है। भारतीय अध्यात्म ने सिखाया योग और अध्यात्म को यदि ज्योतिष से हटा देंगे तो ज्योतिष का औचित्य नहीं बचेगा। तो आप समझे, मैंने अध्यात्म के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला। रवि प्रदोष का योग है और आपके रवि इस वक्त लाभ, विशेष तौर पर इनकम, कीर्ति सब बढ़ाने के लिए 11वें भाव में विराजमान है। मिथुन राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो देख लीजिए, बैठे होंगे 11वें भाव में बृहस्पति वहाँ स्वयं, इससे सुंदर योग हो नहीं सकता। शनि भाग्य में बैठकर सुंदर तरीके से अपनी राशि के होकर दोनों दृष्टि डाल रहे हैं। और तब भी यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो क्या उपाय बता रहे हैं हम आपको। शाम के समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष का काल बनेगा, प्रदोष योग है, रवि प्रदोष है। तो ऐसे में यजुर्वेद संहिता के आए हुए यजुर्वेद अष्टाध्यायी के द्वारा यदि मंत्र जप करके भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर लें तो आपके लिए ये महीना अद्भुत वारे न्यारे कराने वाला योग रहेगा। भूल कर भी भूल मत जाना, ये उपाय करने का है, कर लीजिए। यदि रुद्राष्टध्यायी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो स्वयं जाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र तो याद होगा, दूध ले जाइए घर से और उसके द्वारा हल्का सा भगवान के ऊपर ये अभिषेक करें। थोड़ा केसर डाल दीजिए उसके अंदर, क्यों? क्योंकि बृहस्पति संबंध है, डाल दीजिए। केवल जल ले लीजिए भैया, जल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये सब ये न के प्रकार है कर लीजिए। ये मुहूर्त भूलने का नहीं है, कष्ट काटने का है। और इतना सुंदर आपके बुद्ध वगैरह भी खराब चल रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए। ये सब ग्रहों को ठीक करने का योग है। 14 अप्रैल तक ये सूर्य यहाँ विराजमान है और बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनाएंगे। तो यही सिलसिलेवार तरीके से आपने इस दिन समझ लिया। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन बड़ा अच्छा है। ये सूत्र हमने आपको दिया है, आमतौर पर समझ के यदि जो लोग कर लेते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। 22 अप्रैल का दिन
चतुर्दशी तिथि सोमवार का अवसर और कन्या में ही चंद्रमा चल रहे हैं और साथ साथ रवि योग विद्यमान है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, समय अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए थोड़ा चावल का दान करना अच्छा रहेगा। थोड़ा शांग शिंग शोंग स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। 23 अप्रैल का दिवस अद्भुत है, बहुत सुंदर है और ऐसा सुंदर दिन है कि पूरे वर्ष के लिए आपके अंदर पुरुषार्थ को समर्थ को जगाने वाला है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 40 दिनों से जो मंगल शनि का टकराव आपके मन को अशांत कर रखा था, पूरे विश्व को अशांत कर रखा था, प्रगट विश्व स्तर पे विस्फोटक योग बना रखा था, वो सब शांति की तरफ जाएंगे, मन शांत होगा। शनि के साथ जो मंगल की चल रही थी वो निकल कर दशम भाव में मीन राशि में जा रहे हैं। सुबह 8:38 पर मंगल तुला में चल रहे हैं। चंद्रमा और गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। आगे पंचम भाव में चंद्रमा एकादशवें भाव से बृहस्पति के साथ बैठकर ये बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल का परिवर्तन भी हो रहा है। हनुमान जयंती है, मंगलवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है, ये अपने आप में बहुत शुभ है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान हनुमान जी का योग है बड़ा सुंदर। तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है हनुमान जी का पूजन करें। देखिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है और देवता चित्तन धन ही हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हम फालतू में परेशान हो रखे हैं, तो ये सुंदर सूत्र आपके तुलसी बाबा ने इतने सुंदर तरीके से लिख के दिया, तो फिर भी क्यों, हनुमान जी का स्तवन करने का अद्भुत दिवस है। और इस दिन हनुमान जी का स्तवन यदि सुंदर तरीके से कर लिया जाए, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। शाम को हनुमान यज्ञ रखा है, हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ रखा है, समामणि का भोग रखा है, सुंदर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाएगा। और सिद्ध मूर्ति जो हनुमान जी की विराजमान है विवेकानंद योगाश्रम में, आचार्य श्री केशव देव जी की सिद्धि का प्रमाण है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उनको सिद्ध प्रतिष्ठित कराया था। और अद्भुत सिद्धि हनुमान जी की उन्होंने स्वयं अपने जीवन में देखी, हनुमान चालीसा को सिद्ध करके देखा, अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त हुआ। तो आप भी उनके दर्शन करके सुंदर तरीके से हनुमान जी के इस पूजन में आकर लाभ लें, कल्याण का योग बनेगा। हनुमान जी यहाँ अष्ट चिरंजीवी के अंदर आते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टमा। तो इस दिन सुंदर योग है, आप अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, नई शक्ति का संचार होगा। शनि महाराज खुलकर अपना काम करेंगे। भाग्य मिथुन राशि वालों के लिए तो वाकई वास्तविक तौर पे ये परिवर्तन बहुत शुभ हो सकता है आगे आने टाइम में, यदि आप उस चीज़ को समझ लें तो। 24 अप्रैल का दिवस परिवर्तन का दिवस है, प्रतिपदा तिथि है, मास भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बुधवार का अवसर है और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि से निकलकर शुक्र का प्रवेश मेष राशि में होगा, एकादशवें भाव में बैठेंगे। लेकिन एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि लाभ वाले स्थान में दो विचित्र प्रकृति के ग्रह, बृहस्पति और शुक्र, सूर्य वहाँ पहले से विराजमान है। और बृहस्पति महाराज देवताओं की बुद्धि के स्वामी हैं और शुक्र महाराज दैत्य बुद्धि के स्वामी हैं। दो अलग अलग विचारधारा, लाभ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दुनिया गोल है, ऐसे भी चलोगे तब भी गोल घूमोगे, ऐसे भी जाओगे तब भी गोल घूमोगे। एक लंबा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। तो ऐसे में बस ध्यान रखना है कि कौन सा आपके लिए, बुद्धि दुविधा में फंस सकती है, समझ लीजिए। शुक्र और बृहस्पति का एक साथ होना ये आपके सूर्य के अच्छे प्रभाव को समाप्त करने का योग बना सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, बुद्धि जगानी पड़ेगी। बुद्धि कौन सी साथ ली जाए, तो ऐसे में बैलेंस करने के लिए कौन चाहिए, बुद्ध का दिन है, लेकिन बुद्ध चल रहे हैं सबसे कमज़ोर अवस्था में। तो ऐसे में क्या किया जाए, गणेश जी का स्तवन किया जाए। बुधवार का अवसर, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, गणेश जी का पूजन कर लें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का पूजन करके आप लाभ ले सकते हैं। तो इन सब आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हुए कार्य करें आप। 25 अप्रैल का दिवस, द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, चंद्रमा वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे। और लेकिन सुबह सुबह तो आपके लिए अच्छा योग गजकेसरी योग निर्माणीय, चिंता ना करें, ग्रहों का योग अनुकूल है। बृहस्पति को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए, शुक्र के चक्कर में मत फंसिएगा। शुक्र के चक्कर में फंस गए तो कहीं ना कहीं गलत लगा देगा और फिर बहुत शॉर्टकट के चक्कर में कहीं शुक्र युक्ति लगाता है और बृहस्पति सीधे सीधे रास्ते डालते हैं। और शुक्र थोड़ी दिन के लिए राज करते हैं, देवता हमेशा के लिए राज करते हैं। थोड़े दिन ग्रहण लग सकता है लेकिन फिर वापस राज्य देवताओं को ही आता है। तो सात्विक बुद्धि का ही विजय प्राप्ति करने के योग बनते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। हम कुनीति ना अपनाएं, शुक्र हमेशा कुनीति अपनाने का प्रयास करते हैं। तो उस डायरेक्शन से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा पीली चीज़ों का दान करें, केसर का तिलक करें, कल्याण होगा। 26 अप्रैल द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तृतीया का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का अवसर है और इस दिन एक थोड़ा सा परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र बुध जो है वो मार्गी होंगे। बुध मीन राशि में चल रहे हैं, शीर्णस्थ अवस्था में हैं, आपके राज्य भाव में चल रहे हैं। शीर्णस्थ अवस्था, कमज़ोर अवस्था में वो, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे चलने का योग बनाएंगे। पहले वक्री थे, अस्त भी थे और फिर अब मार्गी हो रहे हैं मीन राशि में। सुबह 5:50 पर ये थोड़ा ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी आवश्यकता है शुक्र को बल देने की। आपके लग्नेश हैं और शुक्र को बल मिलेगा गौ पूजा से। गाय को पालक खिला दीजिए, सुंदर तरीके से उपाय मिलेगा।
आमतौर पे पता नहीं लोग कौन कौन से उपाय करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं और ज्योतिष को बदनाम करने का कार्य करते हैं। ज्योतिष कहीं भी गलत कार्य की तरफ नहीं जाती है। इसी तरीके से हमने आज देखा है कि इंस्टाग्राम पे इतने, मैं कहूँगा, बदतमीज लोग ज्योतिष के नाम पे आते हैं कि जो इतना निकृष्ट ज्योतिष को कर दिया उन लोगों ने, उनको शर्म आनी चाहिए। और आप जब देखते हैं उनको तो उनको क्या स्थिति उन्होंने ज्योतिष की, हमने तो इतनी स्थिति मर दी है कि मतलब एक व्यक्ति ने तो इतना बदतमीजी वाला कार्य ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा। वो अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ उनको तो ज्योतिष कहने का भी, देखने वाले भी पाप के भागी बन सकते हैं। तो आप समझें, बहुत सुंदर तरीके से ज्योतिष का कार्य दैविक कार्य है, देवज्ञ कहा जाता है, देवता के तुल्य, जो भविष्य को जानने वाला हो। लेकिन निकृष्ट भाव से बुद्ध को बढ़ाने के लिए मतलब क्या क्या स्थिति कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बोलना भी शर्म आती है। कई दिन देखते हो, मुझे भी उसको देखने को उस समझ में आया, किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि महाराज एक व्यक्ति ये उपाय बता रहा था कि जननांग को मट्ठे से धो लीजिए। मूर्ख आदमी ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये लोग हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। ज्योतिष को बदतमीजी की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं, विज्ञान को, मैं कह रहा हूँ, विज्ञान को बर्बाद करने का बात कर रहे हैं। तो ऐसे निकृष्ट लोगों को पूरी तरह संपूर्ण बहिष्कार इनका करने का समय है और ऐसे लोगों को बाहर निकालने का ज़रूरत है। ज्योतिष नहीं है ये लोग, आप ऐसे उपाय के चक्कर में ना फंसें। इसी तरीके से जो सात्विक उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 अप्रैल का अवसर और त्रयोदशी तृतीया तिथि है, शनिवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों का योगायोग, चंद्रमा थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, उनको बल देने की ज़रूरत रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर क्षीण हो जाते हैं, मन को थोड़ा सा नेगेटिव बात फंस जाता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2-3 दिन भारी गए होंगे। और आप बात करने से वृश्चिक में चंद्रमा आए हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, खीर का सेवन करें, चावल का दान करें। ये सब चीज़ करके आप कष्ट को दूर निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। 28 अप्रैल का दिवस, चतुर्थी तिथि, रविवार का अवसर, चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा सुबह 4:27 पर आपके नवम, विशेष तौर पर सप्तम भाव में होगा और ये गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लाभ, नई शक्ति का संचार, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो सकती है, बहुत सारे कार्यों को करने की मन में भाव आएगा, सही रूप से भाव आएगा, उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्र इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, ऐसे में पिता की सेवा करने का प्रयास कीजिए, दूध का दान करने का प्रयास कीजिए और इन सब कार्यों कर आप लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्यों को करने के दिन अच्छा है, धन लाभ की स्थिति अच्छी होने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य का विशेष उपाय करना भी अच्छा रहेगा, सूर्य को जल देना, गायत्री का जप करना और नमक का दान करना, ये सब उपाय करें, कल्याण होगा। 29 तारीख का दिन बहुत सुंदर दिवस है, पंचमी तिथि है और ये पंचमी बहुत खास है। सोम पंचमी की तिथि का योग है। पंचमी तिथि महालक्ष्मी की तिथि मानी जाती है, सोमवार के अवसर पर पंचमी तिथि पड़ रही है। और एक उपाय हम बड़ा श्रेष्ठ बताएंगे आपको भी, उसको समझ लीजिएगा और बहुत सुंदर उपाय है, शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से उस समझाने का प्रयास करेंगे कैसे लाभ दे सकता है। ग्रहों की स्थिति गजकेसरी योग निर्माण कर रही है गोचर के अंदर आपके लिए। चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, बृहस्पति महाराज 11वें भाव में भी विराजमान है और ये दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत सुंदर तरह धन लाभ की स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। शिव का पूजन दूध के साथ करने के बाद, अभिषेक करने के बाद बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें। बिल्वपत्र का संबंध भगवती महालक्ष्मी से है, भगवती महालक्ष्मी ने श्रद्धा के साथ उसको उत्पन्न किया है और वो शिव पर अर्पित करने का प्रयास कीजिए और सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक कीजिए। सोम पंचमी का आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। ग्रह योग अनुकूल है, लाभ की स्थिति, नुकसान से बचाकर भगवान की कृपा से लाभ के योग बन सकते हैं। स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है। थोड़ा बुध कमज़ोर है, उसको ठीक करने से, बुध का भी संबंध आपके खासतौर पे आपके विशेष तरह बुध के साथ है, बिलपत्र के साथ है। बुध और बिलपत्र एक ही तरह से जुड़ते हैं, ठीक करने के लिए उपाय किया जाता है। तो आप ये उपाय कर लीजिए, महालक्ष्मी कृपा, जो मैनेजिंग कैपेसिटी में थोड़ी कमज़ोर है, बुध की स्थिति कमज़ोर है, उसको भी ठीक करने में लाभ प्राप्त होगा। 29 तारीख का दिन षष्ठी तिथि का दिन है, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की तरफ जाएगा। ये थोड़ा बंधन उत्पन्न करेगा, मनोमस्तिष्क में काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सुबह का दिन 10 बजे से पहले का तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन हो सकता है 10 बजे के बाद थोड़े से ऐसी स्थिति बन जाए, मनोमस्तिष्क थोड़ा सा रिजर्व हो जाए। ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। भद्रा का योग भी है सुबह 7:50 से। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। लंबे प्रोजेक्ट चलने वाले जो हैं, जिनमें 2-3 महीने चलने हैं, 10 दिन चलने हैं, 20 दिन चलने हैं, उनमें हाथ ना डालें। नया मकान का मुहूर्त लोग बता देते हैं। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। सुबह 7:50 से लेकर करीब 8 शाम के 6:30 बजे तक तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं। जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना % जिस राशि का प्रभाव है उतना %।
पहले सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए। जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जन्म नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जितना जिस परसेंटेज राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है, व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्यपति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जब कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं आप। और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मक काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था, कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है।
हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए, अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं। बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधि विज्ञान पर। इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक। हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा, आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की मृत संजीवनी मुद्रा, और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं करें, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए, 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी ही बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए, प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर, और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है। और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योग आश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संतान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, अपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।